कि ताइवान को कम आंकने की भूल कोई न करे। ताइवान इज नो पुश ओवर। 450 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनके पास, 150 के करीब उनके पास F-16। ये कम्युनिस्ट विचारधारा तो 18वीं शताब्दी में थी नहीं जी। 19वीं शताब्दी में भी ये कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं थी। तो ये 20वीं शताब्दी में एक विचारधारा के तहत उनको वहां से भगा के ताइवान स्ट्रेट के उधर ताइवान पे भेज दिया गया। उस समय फॉर्मोसा बोलते थे उसको जी। तो आपने जब एक इतना ज्यादा कॉन्सेशन एक विचारधारा को दे दी, तो हम तो एक प्रजातंत्र मुल्क है। जिहादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ये भी इसीलिए एक कारण है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो स्ट्रैटेजिक अलायंस का एक ये भी बहुत बड़ा ये है कि ये दोनों विचारधाराएं एक जैसी विचारधाराएं हैं। तो वो कभी न कभी किसी न किसी को तो ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स है उसको ध्वस्त करना होगा। बिल्कुल। किसी न किसी को तो चाइना के आंखों में आंखें डाल के ये बोलना होगा कि ये आपका टेरिटोरियल जो एग्रेशन है, ये अगर आप इसको बंद नहीं करते हो तो इसकी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी ने तो कहना पड़ेगा ही। नमस्कार, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान भारत तक पर हैं। हमारे साथ हैं रक्षा विशेषज्ञ, पूर्व रॉ अधिकारी और रिटायर्ड कर्नल RSN सिंह साहब हैं और इनसे आज हम कई मसलों पर बात करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री ने UN में भाषण दिया, इंडिया POK को लेकर ऑपरेशन कब करेगा, गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान जो कर रहा है उसको लेकर भारत किस तरीके से कार्रवाई की सोच रहा है। साथ में लद्दाख के टेंशन को हम नहीं भूल सकते हैं। LAC पर इस वक्त जो हो रहा है वो कभी नहीं हो रहा था। तो इसलिए इन तमाम मसलों को लेकर आज हम सिंह साहब से बात करेंगे। सर, सबसे पहला तो सवाल है, आज आपने भाषण सुना होगा PM मोदी का। मोदी साहब ने आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक बड़ी लकीर खींच दी कि आपको बदलना होगा, कब तक आप इस तरीके से एक इतने बड़े लोकतांत्रिक देश को, एक ऐसा देश जो सबसे ज्यादा पीस फोर्स के लिए काम कर रहा है, पूरी दुनिया में शांति के लिए काम कर रहा है, आप वैसे देश को नजरअंदाज कर रहे हैं। बिल्कुल सही आपने फरमाया। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई 45 के जो हालात थे, हालात अभी बहुत बदल चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि UN बदला नहीं है। आखिर जब चाइना को परमानेंट मेंबरशिप मिला सिक्योरिटी काउंसिल का, और ये उसको जो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि उस समय ताइवान को हटा के, तो वो एक तब्दीली तो हुई थी। जी बिल्कुल। तो वो अगर तब्दीली हुई थी तो क्या ये तब्दीली मेरे नजरिए में इतना मुश्किल तब्दीली नहीं है। और आज आप देखिए कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, और आज प्रधानमंत्री ने इसी बात पे इसरार किया कि देखिए हम कितने जिम्मेदार देश हैं। हमने कभी भी दुनिया के जो समस्या है उस पे हमने उसमें समस्या को और गंभीर नहीं बनाया है। उन्होंने जैसे अभी ये मान लीजिए कोविड की समस्या है, तो आप हमारा व्यवहार देख लीजिए, हमारा बर्ताव देख लीजिए, हमारा इंटरनेशनल कॉन्डक्ट देख लीजिए, और चाइना का 150 देश सर जी चाइना का कॉन्डक्ट देख लीजिए। तो हम इतनी जिम्मेदारी के साथ हमने अपनी भूमिका निभाई है, और हम अपने सोबराइटी के लिए हम पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो इसलिए क्या मतलब कितना एक देश जहाँ पे 130 करोड़ पॉपुलेशन हो, जो कि वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज हो, जिसके पास हमारी कंट्रीब्यूशन जो है UN की पीस कीपिंग में सबसे ज्यादा हो, जिसके नाम से एक ओशन हो, इंडियन ओशन हो। आप इंडियो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वगैरह की बात कर सकते हैं, तो बिना इंडियन ओशन के तो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी हो नहीं सकती। तो ये तमाम एट्रीब्यूट्स होने के साथ भी अगर हमको ये हमारा जो हक है UN सिक्योरिटी मेंबरशिप का, वो लॉन्ग ओवरड्यू है। तो इसलिए उन्होंने हमको पूरी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये बताया
कि हम कितने जिम्मेदार देश हैं। दहशतगर्दी के हम सबसे बड़े शिकार हुए हैं, फिर भी हमने बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़े अपने आप को रिस्ट्रेन करके हमने अपनी भूमिका निभाई है अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। इसलिए उनका ये कहना बिल्कुल सही है कि अब वक्त आ गया है। और मैं फिर से ये दोहराता हूँ कि मेरी अपनी राय है कि कुछ लोग कहते कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये इतना भी मुश्किल नहीं है परमानेंट। सर आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि मुश्किल नहीं है। इस पर अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और विस्तार दे पाए इसको लेकर कि क्या प्रक्रिया हो सकती है, किस तरीके से एक परमानेंट सदस्यता के तौर पर भारत बढ़ सकता है और यूएन जो है अपना दरवाजा खोल सकता है। देखिए, आपके दर्शकों को तो मैं पहले ये याद दिला दूं कि पहले तो ताइवान था। जी बिल्कुल, ताइवान था, रिपब्लिक ऑफ चाइना मेंबर था उसका। और आज भी मेरी अपनी ये राय है कि भाई एक विचारधारा यानी कि वामपंथी विचारधारा के तहत उन लोगों को मार पीट के जो भी है वहां से भगा दिया गया। वरना उन्होंने भी चीन के लिए बहुत लड़ाई की थी। जी बिल्कुल, भाई चांग काई शेक ने भी जापान से लड़ाई की थी, दोनों मिलकर लड़ाई लड़े थे, है ना। तो जब उन्होंने मिलकर लड़ाई ली थी, फिर आप अपने ही भाइयों को अगर आपने वहां भगा दिया क्योंकि उनकी विचारधारा अलग थी। और ये कम्युनिस्ट विचारधारा तो 18वीं शताब्दी में थी नहीं जी 19वीं शताब्दी में भी ये कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं थी। तो ये 20वीं शताब्दी में एक विचारधारा के तहत उनको वहां से भगा के ताइवान स्ट्रेट के उधर ताइवान पे भेज दिया गया। उस समय फॉर्मोसा बोलते थे उसको। जी, तो आपने जब एक इतना ज्यादा कॉन्सेशन एक विचारधारा को दे दी, तो हम तो एक प्रजातंत्र मुल्क है, हम तो डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। उसको जमहूरियत बोले, डेमोक्रेसी बोले, प्रजातंत्र बोले, तो क्या हमको उसका हमको अपना हक नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल सही। तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर आप मार्च ऑफ डेमोक्रेसीज की बात करते हैं या आप कॉन्सर्ट ऑफ डेमोक्रेसीज की बात करते हैं, तो भाई आप इंडिया को इस तरह से अलग थलग नहीं रख सकते हैं। फिर हम भी एक टोटलिटेरियन स्टेट हो जाते, हम भी एक पाकिस्तान की तरह गैर जिम्मेदार देश हो जाते, हम भी एक जिहादी देश हो जाते। और देखिए, जिहादी विचारधारा और वामपंथी विचारधारा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। और एक ये भी इसीलिए एक कारण है कि चाइना और पाकिस्तान दोनों का जो स्ट्रैटेजिक अलायंस का एक ये भी बहुत बड़ा ये है कि ये दोनों विचारधाराएं एक जैसी विचारधाराएं हैं। तो इसलिए ये सारे, अगर आप जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आप देखें, और खास करके ये कोविड के बाद में दुनिया जो भी कहे, मैं एक देखिए वॉरफेयर का स्टूडेंट हूँ, बायोलॉजिकल वॉरफेयर पर भी मैंने अध्ययन किया है। और इतना मैं कह सकता हूँ कि एक बायोलॉजिकल वॉरफेयर था। और उसके बाद भी अगर आप चीन को पूरी उसको इज्जत देना चाहते हैं और हमको उस इज्जत से महफूज रखना चाहते हैं, तो ये तो नहीं चल सकता है। बिल्कुल। अभी सर अभी जो चीन के वैज्ञानिक जो चीन से जान बचाकर निकले दूसरे देशों में गए, वो भी आपके जो तर्क हैं, आपकी जो बातें हैं उसको बल दे रही हैं। उनकी बातें भी, वो भी लगातार ऐसी ही बातें कह रहे हैं कि ये कोई प्राकृतिक से बना हुआ चीज नहीं है, ये एक मैन मेड त्रासदी है जो वाकई स्ट्रेटेजी के तौर पर तैयार किया गया चीन की तरफ से और फिर दूसरे देशों को निशाना बनाया गया। देखिए ऋषि जी, ऐसा है कि आप चलिए, मैं मान लेता हूं कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर नहीं था, चलो मैंने मान लिया। कुछ लोग ऐसा जो मानने वाले हैं उनकी बात मैं मान लेता हूं। आप ये बताइए कि अगर कोई ऐसी महामारी हो और एक परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटीज काउंसिल उस महामारी का लाभ उठाए, उसको एक्सप्लॉइट करे और दूसरे देशों के पे वो टेरिटोरियली हावी हो जाए,
ये कौन सा व्यवहार है साहब? बिल्कुल। अगर महामारी की आप चपेट में है, पूरी दुनिया में चपेट में है, उस समय आप अपना स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पुश करने में लग जाए, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, या ताइवान को लेकर हो, या आर्टिफिशियल साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड्स को लेके हो, जी बिल्कुल। या वियतनाम का वेसल हो, या मलेशिया का वो ड्रिलिंग ये ऑयल एक्सप्लोरेशन वेसल हो, और लद्दाख में ये आक्रामक रवैया, तो ये देश कोई जिम्मेदार देश तो नहीं है। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये भी एक प्रोविजन होना चाहिए कि ऐसे गैर जिम्मेदार देशों को, अगर दुनिया की देश ये चाहते हैं, अगर ये समझते हैं कि इसको निकाल देना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से, बिल्कुल बिल्कुल वो भी प्रोविजन होना चाहिए। बिल्कुल सर। और मतलब आपके इस आर्गुमेंट पे एक लाइन की बात मैं भी जोड़ देना चाहूंगा कि चाइना सिर्फ दूसरे के टेरिटोरियल इंक्रोचमेंट की तरफ ही नहीं देख रहा था, बल्कि वो व्यापार भी कर रहा था। तो घटिया सामान का आरोपी रहा है वो इस दौरान। पूरे कार्यकाल में 10 से ऐसे अधिक देश हैं जिसने उसको घटिया सामान सप्लाई किए हैं इस बीमारी के नाम पर। मैं वही कह रहा हूं ना कि जिस देश को आप समझिए कि पहले तो उन्होंने इन्फ्लिक्ट किया ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, और उसके इन्फ्लिक्ट करने के बाद इन्होंने जो सामान भेजा, तो आपने खुद कहा कि वो बहुत नीचे स्तर का, बहुत निम्न स्तर का सामान था, और पैसे भी लिए, छोटे छोटे देशों को निशाना बनाया सर, और पैसे भी लिए। बिल्कुल। पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा, जिसके साथ वो भी नहीं छोड़ा। तो ये किस तरह की मानसिकता है, मुझे ये मानसिकता समझ में नहीं आती। मुझे नहीं लगता कि चाइना डिजर्व भी करता है ये परमानेंट मेंबरशिप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। सर तो हम आगे बढ़ते हैं। पीएम के भाषण से पहले इमरान खान का भी भाषण हुआ, और टर्की ने भी भाषण दिया। आजकल इन देशों को कश्मीर की बड़ी चिंता सता रही है, और यकीन मानिए भारत के अंदर अब ये बात होती है कि कश्मीर तो खैर हमारा हिस्सा है ही। हम बात करते हैं कि हम बात करते हैं कि अब पीओके को लेकर क्या कर रहे हैं, कब तक हम देखने जा रहे हैं। आप चूंकि तमाम चीजें देख रहे हैं, एक अच्छा आपके पास एक्सपीरियंस है, और आप बहुत अंदर तक जुड़े रहे हैं इन चीजों से। आने वाले वक्त में क्या हम ये देखेंगे कि इंडिया ऑपरेशन पीओके की तरफ बढ़ जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आपने टर्की का वर्णन किया, आपने तमाम ये दोषों का किया जो कि ये कश्मीर मुद्दे को ज्वलंत रखना चाहते हैं। हकीकत ये है साहब कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद मैं देख रहा हूं कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा जी। और एक तरह से आप देखें किस तरह से ओआईसी में एक तरह से अनडिक्लेयर्ड स्प्लिट आ गई। हाँ। पाकिस्तान ने एक ओआईसी का दूसरा रूप बनाना चाहा, मलेशिया में वो मीटिंग हुई, वहां पे एर्दोगन आए जो कि अपने आप को अब नया खलीफा बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो ये सारी नाकामयाबी हो गई उसमें। अब पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई बाजार जो है वो उम्मा पे भारी पड़ा, बाजार जो है वो उम्मा पर भारी, तो बाजार हमेशा से उम्मा पे भारी पड़ेगा। अगर बाजार की बात नहीं होती तो पूरा इस्लामिक वर्ल्ड एक देश होता। अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग बाजार हैं, अलग अलग जरूरतें हैं, अलग अलग उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, अलग अलग उनका जियोपॉलिटिकल लोकेशन है। तो आप देखेंगे कि 370 का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है इस्लामिक वर्ल्ड पे, और इतना तक इम्पैक्ट हुआ साहब कि सऊदी अरेबिया से लिया हुआ लोन उन्होंने चाइना से पैसे लेके सऊदी अरेबिया को वापस किया। बिल्कुल। तो आप इसको देख लें कि एक देश, आपको मालूम है कि उइघुर मुसलमानों के साथ वहां क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल। कैसा बर्ताव किया जा रहा है।
तो फिर पाकिस्तान जो ये मुस्लिम वर्ल्ड का अपने आप को रहनुमा बनाना चाहता था, आज देखिए तो इमरान खान, उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि वो करे तो क्या करे। वेस्ट एशिया में साहब मैं आपको बता दूं, एक इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट होने के नाते, कि कुछ ऐसे टेक्टोनिक शिफ्ट हुए हैं पिछले पिछले कुछ दिनों में, ये यूएई और बहरीन और इजराइल को लेके। जी बिल्कुल, हाँ सर मैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप, ये महान उपलब्धि है। इससे छोटे छोटे उपलब्धियों के के एवज में लोगों को नोबेल प्राइज, पीस प्राइज मिला। इस आदमी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया है। ये अरब और इजराइल के पीस एक साथ लाके, और आने वाले समय में इसका बहुत आपको असर देखने को मिले। जी तो जी जी, तो मैं आपने ये सवाल पे, एक तो मैंने 370 का ये कहा, और आपने ये पीओके का पूछा आपने। तो देखिए साहब, ये जो चाइना का जो एग्रेसिव बिहेवियर, एग्रेशन आपने देखा, जी इसके दो मकसद थे। एक मकसद था हमको दरबुक से डीबीओ तक वो सड़क ना बनाने देना, ताकि हम चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को इंटरफेयर नहीं कर सके। हमारा मानना है कि गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है, बिल्कुल, और इसलिए हम वहाँ जहाँ तक होगा हम उसको, हमारी कोशिश में कभी कमी नहीं होगी उसको वापस लेने में। जी बिल्कुल। और चीन का पहला ये था कि ये इस रोड को रोकना, और दूसरा उनका ये था कि हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के हम एक्टिव मेंबर नहीं हैं। जी अब ये दोनों जगह फेल हो गई है। आपको मालूम है कि अब ये बातें लोग इस पर डिस्कस नहीं करते हैं कि इस पूरे स्टैंड ऑफ, अभी भी स्टैंड ऑफ जारी है, टेंशन जारी है। इस पूरे पीरियड में, स्टैंड ऑफ के पीरियड में भी, ये सड़क का कंस्ट्रक्शन एक दिन भी बंद नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। आपको शायद ये लोगों को ज्ञान हो या ना हो कि हमने झारखंड से एयर कंडीशन बसेस में हमने लेबर मंगाए वहां के लिए, और एक दिन भी वो सड़क का कंस्ट्रक्शन नहीं रुका है। इस चीज के लिए आपको हिंदुस्तान की जो लीडरशिप है, हिंदुस्तान की सेना है, उसको आपको दाद देनी होगी इस बात के। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी चीज कि आप जब पीओके की बात कर रहे हैं, तो ये कोई डेवलपमेंट कोई सडनली नहीं हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं, हमारा स्ट्रैटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी, हमारा ग्लोब मास्टर जब लैंड किया वहां पे डीबीओ के एयरफील्ड में, हमने एयरफील्ड्स डेवलप किए, हमने चिनूक और ये अपाचे हेलीकॉप्टर्स लाए। ये कोई नई डेवलपमेंट नहीं है। ये सब कहीं ना कहीं ये पीओके से जुड़ा हुआ है। और मेरी अपनी राय है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कभी कार्यान्वित नहीं होगा। ये मेरी बात आप जान लीजिए। और ये पूरी जो आप युद्ध देख रहे हैं ना, ये जो युद्ध सी स्थिति बनी हुई है, सॉरी जी, ये युद्ध, ये कुछ नहीं, इट इज बेल्ट रोड इनिशिएटिव वर्सेस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। अगर आप स्ट्रेटेजिक टर्म्स पे देखें, बिल्कुल, हमको कहना है, उनका कहना है कि हम घुसेंगे इंडियन ओशन में, हम आपको सर्कमस्क्राइब करेंगे। हम कहते हैं हम घुसने नहीं देंगे यहाँ पे, आप आइए जाइए, लेकिन आपको यहाँ दादागिरी नहीं चलेगी आपके इंडियन ओशन पे। और वो कह रहा है कि मैं घुस के ही रहूंगा, चाहे वो गोदार के रास्ते से ही क्यों ना। क्योंकि पूरा जो आप देख रहे हैं, इट इज बेल्ट रोड इनिशिएटिव वर्सेस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और उसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, फैक्टर है, और उसमें पीओके एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि हमारी जमीन से गुजरता है। तो इसलिए जी
नहीं तो पीओके हमारा सवाल भी इसीलिए था कि चूंकि अगर हमारी लकीर पीओके को लेकर जितनी ज्यादा मजबूत होती चली जाएगी, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उतना ज्यादा कमजोर पड़ता जाएगा। जैसा कि आप समझा रहे थे कि मतलब दोनों चीजें जो हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई ही चीज है। सर आपने इस बातचीत में एक और चीज बड़ी रेखांकित करी है कि आपको लग रहा है युद्ध के तरफ हम बढ़ रहे हैं किसी भी मोर्चे पर, या जो ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान चीन साथ में मिलकर हमला कर सकते हैं, इस तरह की चीजें, इस तरह की संभावनाएं देख रहे हैं आप? जो टू फ्रंट सिचुएशन का जहां तक सवाल है वो तो हमेशा शुरू से रहा है। अभी जहां पर हम है तो एक तरफ चीन है और एक पाकिस्तान है। जी बिल्कुल। लेकिन आप देखिए भाई, जो माउंटेन वॉरफेयर है उसमें एक गिवन फ्रंटेज पे आप पूरी सेना तो लाके नहीं रख सकते ना वहां पे। हाँ हाँ। कि अपनी डिप्लॉयबिलिटी होती है, इन अ गिवन एरिया एक डिप्लॉयबिलिटी होती है। जी ठीक बिल्कुल। है, वो आपको मालूम है कि हमारे कम से कम अभी वहां पे आपको तो मालूम है कि उनकी जो हमारी तादाद है सेना की, इट हैज मल्टीप्लाइड 5 टाइम्स। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फायर पावर में भी पहली बार एयरफोर्स के इतने एलिमेंट्स है, पहले बार मतलब कई कोई ऐसा चीज है वहां पर मिसाइल हमने डिप्लॉय किए हुए हैं। बिल्कुल। तो ये देखिए आपका जो ये सवाल है कि क्या युद्ध होगा, तो युद्ध एक बात आपको इस तरह से आप समझ लें, आप पता नहीं अब युद्ध को आप परिभाषित कैसे करते हैं। क्या गोली चलना ही युद्ध होता है? ये जो गलवान में हुआ वो भी एक युद्ध का रूप था। जी बिल्कुल। अभी एलएसी में हमने जो उनको आउट मनूवर किया वो भी एक युद्ध का हिस्सा है। बिल्कुल। ठीक है, तो अभी उनका ऑब्जेक्टिव एलएसी नहीं था, ये जान लीजिए। चाइना का ऑब्जेक्टिव कभी भी एलओसी नहीं था। उनका ऑब्जेक्टिव मैंने कहा कि आपको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से आपको डिटर करने की और बिल्कुल बिल्कुल। पैसिफिक स्ट्रेटजी से डिटर करने का था। और ये एलओसी में इसीलिए इन्होंने आपका रोड कंस्ट्रक्शन बंद करने की कोशिश की और एलओसी में बाकी जगह एड्रेस किया है बिकॉज एज बार्गेनिंग चिप्स। बिल्कुल। लेकिन लेकिन ऐसा हुआ कि ये उल्टा पड़ गया। इसकी उम्मीद नहीं की थी, इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। और आज अगर ये रिगल आउट भी करना चाहे तो ये नहीं कर सकते हैं। हाँ। अब आप देखिए क्या है, ये मैं इसी संदर्भ में युद्ध के बारे में मैं कह रहा हूं कि फोर्स तब तक कामयाब होता है, आपकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ या कैपेसिटी है तब तक कामयाब है जब तक कि आप उसको उसको इस्तेमाल न करें। द थ्रेट ऑफ फोर्स इज द अल्टीमेट यूज ऑफ फोर्स। ठीक है ना? बिल्कुल। जी। आपने जब वो थ्रेशोल्ड आपने पार कर दिया जी। तो उसके बाद आप फिर वापस नहीं जा सकते, वापस आगे नहीं आ सकते हैं। ऑब्वियसली आप ले तो वो आ नहीं सकता, वो इट इज टू फार फेच। पीछे जा नहीं सकता, जी। पीछे जाएगा तो अपनी पब्लिक उसको हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। वो करेगी। सो नाउ द चाइनीज फ्रॉम थ्रेट ऑफ फोर्स दे हैव कम टू एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स। तो इसलिए उसका पीछे हटना बहुत मुश्किल है और हम भी 1 इंच जमीन नहीं देंगे, तो ये स्थिति तो बनी रहेगी। अब जी। ऐसी स्थिति में आप मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप देखिए कि एक एक तो छोटा सा सर इस स्थिति को थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा हम साउथ चाइना सी, अमेरिका, ताइवान, इन सब चीजों से जोड़कर देखते हैं। अमेरिका इलेक्शन से भी जोड़कर देखते हैं तो क्या समझ में आता है? जैसे अभी अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं राष्ट्रपति के। ताइवान के साथ जिस तरीके से तनातनी बनी हुई है, हमने देखा है कि 3-4 दिनों में तकरीबन 40 से अधिक बार चाइना ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की है। और साउथ चाइना सी में जिस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अमेरिका बैठा हुआ है जिस तरीके से ताइवान को खुले दिल से समर्थन देने की बात कर रहा है,
तो क्या अगर यहाँ कुछ नहीं होता है तो क्या आप वहां होता हुआ कुछ देखते हैं अमेरिकन इलेक्शन से पहले? नहीं, देखिए, मैंने हमेशा मेरी ये धारणा रही है कि जो भी आप देख रहे हैं ईस्टर्न लद्दाख में जो हो रहा है, जी उसको उसको आप ये मैरीटाइम डायमेंशन से जोड़ के देखें, जी उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी से जोड़ के देखें। जी और मैंने कहा भी कि जो का उनका उद्देश्य क्या है, उनका उद्देश्य एलएसी नहीं है। रही बात साउथ चाइना सी की, तो मैं वहां से उसका मैं आपको जवाब देता हूँ कि देखिए, साउथ चाइना सी में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन किसको नहीं चाहिए? हाँ किसको नहीं चाहिए? हर देश को चाहिए। अमेरिका को चाहिए। 50% ट्रेड अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट से होता है, जो कि जी साउथ चाइना सी से गुजरता है। ठीक है ना? ओके, उधर से हमको भी चाहिए। हमारा 30% ट्रेड जो है साउथ चाइना सी से होता है। जी बिल्कुल। साउथ चाइना सी जो है वो 5 देशों का EEZ है। आपको मालूम है, ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, 5 देशों का हाँ EEZ है। कोई उसको क्लेम करे, कोई उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश करे, कोई आर्टिफिशियल आइलैंड से करना चाहे, तो कभी न कभी किसी न किसी को तो ये जो आर्टिफिशियल आइलैंड से उसको ध्वस्त करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। किसी न किसी को तो चाइना के आंखों में आंखें डाल के ये बोलना होगा कि ये जो ये आपका टेरिटोरियल जो एग्रेशन है, ये अगर आप इसको बंद नहीं करते हो तो इसकी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी ने तो कहना एग्जैक्टली। पड़ेगा ही। जी बिल्कुल। जापान का 100% आपका जो ट्रेड है वो साउथ चाइना सी से जाता है। हाँ बिल्कुल साउथ कोरिया का 100। तो कहीं कहीं पे तो एग्जिस्टेंस का सवाल है, तो कोई ना कोई तो एक्शन लेगा इसको। बिल्कुल। कई और भी देश हैं, छोटे छोटे देश बिल्कुल जो बिल्कुल, खासा नाराज हैं, मतलब। कोई ना कोई एक्शन तो लेगा। तो इसलिए साउथ चाइना सी, आप केवल ये लोग लैंड टेरिटरी के संदर्भ में ही ये हमारे इंडो चाइना को स्टैंड ऑफ को नहीं देखे। ये जी एक बहुत बड़ी चीज। दूसरी चीज है साहब की, जब इतना बड़ा आपको आपके सामने चाइना का चुनौती है साउथ चाइना सी में, तो जी कोई भी देश अकेले उसको नहीं झेल सकता, क्योंकि बहुत सारे देश अफेक्टेड हैं, तो सब मिलके इसमें उस चुनौती का सामना करेंगे। जी जाहिर सी बात है, हमारा भी इंटरेस्ट है, तो हम उसे स्ट्रैटेजी जी। का तो हमको हिस्सा बनना हमारी हाँ मजबूरी है। दूसरी बात तो इसलिए साउथ चाइना सी में कब फ्लेयर अप होगा इसका कोई हिसाब नहीं है। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो अफवाह जो आई है, ये कोई अचानक नहीं आई है। अमेरिकन को बहुत पहले से मालूम था। पिछले कोई 8-10 साल से उन्होंने अपने 60% वॉर वेजिंग एसेट्स जो है वो साउथ चाइना सी में उन्होंने वहां पे जी डिप्लॉय कर जी दिया। जी जी। रही ताइवान की बात, तो साहब मैं इतना ही आपको कहूंगा कि ताइवान को कम आंकने की भूल कोई न करे। ताइवान इज नो पुश ओवर। 450 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उनके पास। 150 के करीब उनके पास F-16 है। उन्होंने बहुत, जो लोग वहां गए हैं, एसोसिएटेड रहे हैं, उन्होंने, वो वॉर गेमिंग करते रहते हैं, क्योंकि उनको जी ये खतरा हमेशा बना रहता है चीन से, तो वो वॉर गेमिंग करते रहते हैं। और जहां तक फाइटिंग स्पिरिट का सवाल है साहब, तो इतना बता दें आपको कि उनकी फाइटिंग स्पिरिट इजरायली से कम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डेडिकेशन टू देयर मदरलैंड एंड कमिटमेंट टू देयर टेरिटरी इजराइल से कम नहीं है। और ताइवान अकेला नहीं है। आपको ये भी मालूम है कि ताइवान अकेला नहीं जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मालूम है कि उस थोड़ी सी बात होती है तो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप अमेरिका का उनके सपोर्ट में आ जाता है। जी बिल्कुल। अभी तो उस एरिया में 3-3 इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप घूम रहे हैं। तो जी
कोई ताइवान को कम, कोई उसको आंकने की कोशिश उसको ना करे। तो मेरे ख्याल से चाइना ने बायोलॉजिकल वॉरफेयर की आड़ में जो करना चाहा वो कर नहीं पाया, और उसको हर फ्रंट पे बहुत बड़ा सेटबैक लगा। सर इसी को हम आगे एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ताइवान को लेकर पहली बात तो ये, पहला सवाल तो ये कि इंडिया को स्ट्रेटेजिकली कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताइवान को लेकर, और किस तरीके से, जिस तरीके से चीन जो है वो कोशिश करता है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ वो मेलजोल बढ़ाकर भारत को परेशान करने की कथित कोशिश कर पाए, क्योंकि भारत की नीति इतनी अच्छी रही है कि कोई भी भारत का पड़ोसी बहुत ज्यादा देर भारत से दूर नहीं रह सकता। तो एक तो इंडिया स्ट्रेटेजिकली ताइवान को लेकर किस तरह के स्टेप्स उठाए, और इसी से जुड़ा मेरा दूसरा सवाल है कि अगर सर रशिया अगर स्ट्रेटेजिकली जिस तरीके से अभी चीन के मामले में खुद को किनारा करता जा रहा है, उसका सबसे बड़ा एग्जांपल सर S-400 की सप्लाई को रोक देना है उसको। तो ये सारी चीजें क्या दिखा रही हैं कि अब वो दिन आ गया है कि चीन का अब, जिसको हम कहते हैं कि गेम ओवर जिसे हम कहते हैं, वो वक्त आ रहा है जब ये कहा जाएगा कि अब जो चीन का है वो एशिया से गेम ओवर हो रहा है। जी जी, देखिए सॉरी, चीन चाइना सेंट्रिक एशिया बनाना चाहता है, चाइना सेंट्रिक साउथ एशिया हमारे संदर्भ में। ईस्टर्न लद्दाख में ये जो आक्रामक रवैया आपने देखा, उसका एक ये भी उद्देश्य था कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें हमारी ताक जो है वो गिर जाए, और उसका वो फायदा उठा सके। नेपाल का जो आप रवैया देखा, वो इसी का हिस्सा, वो इसी का हिस्सा था। और जैसे जैसे जब हमने उनको आउट मनूवर कर दिया अभी ईस्टर्न लद्दाख में, जब हमने कैलाश रेंज को पकड़ लिया, तो आप देख रहे हो कि रेजीम विरोधी जो ताकतें हैं नेपाल में, वो भी एम्बोल्डन हो गई। तो ये तो दुनिया की रीत है कि लोग, आपके पड़ोसी जो ताकतवर है उसके साथ जाते हैं। तो एक ये भी उद्देश्य था। लेकिन आपने पूछा कि हमारी नीति क्या होनी चाहिए ताइवान को लेकर। तो आप एक बात बताएं साहब कि पूरी दुनिया तो पहले आरओसी के साथ थी, ताइवान के साथ। फिर निक्सन साहब ने ये सोचा कि इनको मेन स्ट्रीम कर दो, इनके व्यवहार में फर्क पड़ेगा, जी, नाम के कम्युनिस्ट रह जाएंगे, जी, जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी आएगी तो ये हमारे जैसे हो जाएंगे। लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ये जैसे जैसे पैसा आया, वैसे वैसे ये और भी बदमाश और भी आक्रामक होते गए। एग्जैक्टली, और हमने भी साथ दिया, हमने भी साथ दिया। आज देखिए हमारे पास क्या लिवरेज है चाइना को लेकर। आपने एक लिवरेज था ताइवान, आपने वो दे दिया। तिब्बत एक लिवरेज था, वो दे दिया। और जब मैं तिब्बत की बात करता हूं तो मेरी गुजारिश है हिंदुस्तान के लोगों से, और खास करके जो लोग एनालिस्ट हैं, विश्लेषक हैं, कि कृपया इसको इंडो चाइना बॉर्डर ना बोले, इसको आप इंडो तिब्बत बॉर्डर बोले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तिब्बत की जमीन को उन्होंने कब्जा किया हुआ है, हैन चाइनीज ने वहां पे। जी, तो जब आप अपनी स्ट्रैटेजिक वैक्यूबुलरी बदलते हैं, तो उसका कॉनोटेशन और उसका जो दिमाग पे असर, जहन पे असर होता है, वो बहुत बहुत अलग होता है। देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन इंडिया तिब्बत बॉर्डर एंड इंडिया चाइना बॉर्डर। जी, तिब्बत के लोग हमसे, हमारे तो उनसे हमेशा 7वीं शताब्दी से
हमारे वो उनके रिश्ते रहे। जी तो एक ये है। दूसरा कि हमको अपनी तिब्बत पॉलिसी भी रिविजिट करनी चाहिए और ताइवान पॉलिसी भी रिविजिट करनी चाहिए। हमको अब समय आ गया है जब जब उनके यहाँ कई पॉलिटिशियंस ये कह रहे हैं कि भाई हम वन 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 कंट्री टू सिस्टम्स पर हम नहीं विश्वास करते। जी और अब तो वहां के पॉलिटिशियंस का कहना है कि भाई ठीक है, वन कंट्री बट माय सिस्टम, जो मैं कह रहा था। जी ये बिल्कुल किसने बिल्कुल। कह दिया? ये किसने कह दिया कि कम्युनिस्ट सिस्टम होगा और उसका ताइवान हिस्सा होगा एक अलग सिस्टम लेके? वो कह रहा है हमारा सिस्टम होगा, एक कंट्री होगा, सिस्टम हमारा होगा, और उसमें ये दो सिस्टम होंगे इसमें, लेकिन प्रीडोमिनेंट सिस्टम हमारा होगा। जी बिल्कुल। समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। आप बोले वो क्या है, आप रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलिए, व्हाई कॉल इट पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड आवर सिस्टम एंड टू सिस्टम। तो जी ये तो हमको अपने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने देखिए, आपने सारे जो आपके पास लिवरेजेस थे, बार्गेनिंग चिप्स थे, वो सारे आपने दे दिए। आपको एवज में मिला क्या? एवज में आज वो आपको यूएन के परमानेंट ये मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का उसका अपोज कर रहा है, एनएसजी में आपका अपोज कर रहा है, कश्मीर पर वो आपको अपोज करता है। कोई भी जिहादी ऑर्गेनाइजेशन या कोई जिहादी ऐसा शख्स हो, उसके वो रेस्क्यू में आता है यूएन में। इंडियन ओशन में उसका 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 रवैया देख लीजिए। आज तक उसने आपके साथ कोई टेरिटरी नहीं सेटल किया है उसने, और अभी आपने ये देखा जो आक्रामक जो रवैया है। जी तो जी हम किस लिए चाइना को, हम ये जो तिब्बत का कार्ड और ताइवान का कार्ड और ये सारा कुछ जो हमने, क्यों ये इसको हमने अबेंडन कर दिया? इसको दोबारा से रिवाइव करने की जरूरत है, मेरी अपनी राय है। दूसरा जो हिस्सा था सर, रूस पर हम बात, चूंकि भारत और रूस के संबंध हमेशा से अच्छे रहे हैं, अभी हाल में हमने देखा कि रूस ने S-400 देने से भी रोक लगा दिया बिना किसी कारण के चीन को। इसे किस तरीके से देखा जाए? क्या रूस भी परेशान है? हाल में भी खबर आई थी कि रूस के कई इलाकों पर चीन की नजर है, उस वो अपनी सेना भी बढ़ा रहा है, रूस चीन से लगती सीमाओं को लेकर। देखिए, जब आपका प्रीडेटरी बिहेवियर होता है ना, जब आप शिकार की तलाश में होते हैं, तो कम्युनिस्ट चाइना के संदर्भ में ये देखा गया है कि ऑल राउंड होता है। जापान के साथ भी वही रवैया, ताइवान के साथ भी वही रवैया, साउथ कोरिया के साथ भी वही रवैया, फिलीपींस के से भी वही रवैया, मलेशिया से भी वही रवैया, बिल्कुल। अमेरिकन से और हमारे खिलाफ भी वही रवैया। उसी तरीके से ये रशिया जो है, अब भाई रशिया किसी जमाने में, जब वो सोवियत यूनियन था, तो वो एक एक महाशक्ति थी। कोई भी, और पुतिन ने उस एरा को देखा है। जी बिल्कुल। और ये लोग ना भूले कि पुतिन इज एन एक्स केजीबी मैन। तो वो कोई भी एक पुतिन जैसा आदमी, जो कि एक अनचैलेंज लीडर है रशिया का, क्या वो चाहेगा कि वो दूसरे कोई पावर से वो डिक्टेट बिल्कुल। उसके बैकयार्ड में वो एक कोई दूसरी शक्ति खड़ा हो? वो उसको भी तो कुछ बैलेंस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। रही भारत की बात, तो देखिए हमको रशिया को एश्योर करना होगा, और हमने किया है। और रशिया के, आपको मालूम है, उनकी इकोनॉमी दो चीजों निर्भर है। एक है एनर्जी और दूसरा है उनका हथियार। ठीक है, वो एश्योरेंस हमने कहीं उनको दे रखा, इस बार भी हमने उनको एश्योरेंस दिया है। और
कभी भी रशिया जो है कभी चाइना के साथ कंफर्टेबल नहीं रहा। कमर्शियल इंटरेस्ट जो भी हो, कई बार कमर्शियल इंटरेस्ट जो होते हैं वो आ जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, चाइना और रशिया कभी दे विल ऑलवेज, मतलब ये स्ट्रेंज बेड फेलोज जिसको कहते हैं वो तो इसलिए मैं कभी ये नहीं सोचता हूँ कि अरे जब कम्युनिस्ट जब दोनों थे, जब इंटरनेशनल कम्युनिज्म का पूरा तूफान चला हुआ था, जी। उस समय में ये स्प्लिट कर गए, तो अभी तो वो सब ग्लू भी नहीं रहा ना। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल हम खत्म करने के इंटरव्यू पड़ाव पर हैं। आखिर का एक सवाल जो हम आपसे समझना चाहेंगे, चूंकि आपने कई मोर्चों पर देश की रक्षा सुरक्षा को देखा है। सर, पाकिस्तान तो धीरे धीरे एक नॉन रिलेवेंट सब्जेक्ट हो गया है। चीन की जो ये बीमारी है विस्तारवाद और तमाम चीजों की, आप अपने नजरिए से आपका जो अपना एक्सपीरियंस कहता है वो क्या कहता है, ये इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज, पहली बात कि हमको जिस नजरिए से हम चाइना को देखते हैं उसको बदलना होगा। आम हिंदुस्तानी को ये नहीं मालूम है कि जो जो चीनी लोग हम देखते हैं, जिनके बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं, वो सिर्फ 40% एरिया में रहते हैं। अगर आप चाइना का नक्शा देखें तो वो हमेशा से बहुत फ्रेजाइल रहा है। जी। तिब्बत है, मंगोलिया है, मंचूरिया है, ये सारे लोग, बिल्कुल। इतिहास में भी इनमें बहुत युद्ध होते रहे। जी। आपको मालूम है कि तिब्बत पे भी इनका बहुत टेनुअस इनका होल्ड रहा है तिब्बत, तो एक बहुत फ्रेजाइल कंट्री है। अब आप, होता क्या है कि आप जैसे ही बोलते हैं इंडो चाइना बॉर्डर, तो आपको लगता है कि सारे चाइनीज वहां पे 7 फीट लंबे लंबे चाइनीज वहां पे इंडिया चाइना पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पे वहां पे, तो ये पूरी धारणा आपको बदलती है। भारत के संदर्भ में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप बताइए कि कैलाश मानसरोवर कहाँ पे, तिब्बत में। देखिए, आप कोई सरकार आए, कोई कम्युनिस्ट सरकार आए, वो नाम बदल सकती है किसी का, लेकिन ये कैलाश, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये कैलाश पर्वत, ये इट इज ओल्डर देन हिस्ट्री। बिल्कुल, इट इज ओल्डर देन हिस्ट्री। मान, तो साइकोलॉजिकली क्या हुआ कि हमने अपने आप को इससे डिस्टेंस कर लिया साइकोलॉजिकली। जिस दिन आपके जहन में ये होता ये कैलाश मानसरोवर है, ये हमारी आस्था से जुड़ी हुई चीज है, इसके रक्षा करने वाले हमारे तिब्बती भाई लोग हैं। आपने तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया, जबकि आपको हिंदी तिब्बती भाई भाई का नारा लगाना चाहिए था। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। तो आपने उसको पूरा, मतलब एक क्या नैरेटिव जो है, आपने पूरी नैरेटिव बदल दी वो उसको ले। तो अगर आप चाइना का परिस्थिति आप देखें, और मैं कह रहा हूं, मैं ये थोड़ी जिम्मेदारी के, कि जिस दिन अनरैवल करना ये शुरू होगा ना, आप किसी को, उसको क्या कहते हैं, आप डंडे की जोर पे कितना दिन आप उस पे राज कर लोगे आप। जी जी, ये बिल्कुल नहीं होता है। तो ये जब अनरैवल, किसी ने उम्मीद की थी कि सोवियत यूनियन इस तरह से अनरैवल होगा? नहीं, कभी नहीं। इन्होंने टिनमन स्क्वायर वगैरह करके तो उस समय इन्होंने रोक लिया था उस पूरे डिसोल्यूशन के प्रोसेस को। तो ये भी परिस्थिति आएगी, इसलिए
हमको पहली बात कि टिबेट को द मोमेंट आपके जहन में आ गया और आपको मालूम है कि इस बार हमने कुछ स्पेशल ट्रूप्स को यूज किए हैं, जी जी ये ब्लैक टॉप वगैरह के कैप्चर के लिए, जी जी जी, तो आपको मालूम है कि वो कहाँ के, वो कौन से ट्रूप्स थे और उसका क्या, तो उसका एग्जैक्टली असर तो एग्जैक्टली, अंदर भी तो पड़ा होगा। जी 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 जी, और उस फोर्स से मेरा बहुत गहरा नाता है। मैं अच्छा, उनके ऑपरेशंस ब्रांच को मैं हैंडल करता था। अरे वाह। तो सर जब अब आखिर में आपने ऐसी बात बता दी कि हम रोक ही नहीं पा रहे अपने आप को, उससे जुड़ी कोई याद हो तो प्लीज आप साझा करिए हमारे दर्शकों के साथ। नहीं, बहुत उसी इलाके के रहने वाले लोग हैं। और मैं इतना बता दूं कि देखिए डीएनए क्या होता है। ये जनरेशन है जो कि इन्होंने टिबेट नहीं देखा है, और आपको मालूम है कि ये 22-23 कैंप्स में है इंडिया में। जी और जी, रिक्रूटमेंट तो सभी जगह से होती है, हाँ लेकिन आप बताओ कि बैंगलोर में पला बड़ा एक टिबेट का आदमी भी इतना बढ़िया माउंटेनियर, और रॉक क्लाइंबिंग में इनका कोई जवाब नहीं, जी, बिल्कुल बिल्कुल, इनका कोई जवाब नहीं है। और 100% ये पैराट्रूपर्स है। जी ठीक है, तो ये बताइए कि वो अगर डीएनए नहीं होता, मैंने तो इनको पहाड़ों में देखा है, और इनको आप भी अगर इनको रॉक क्लाइंबिंग आप बिल्कुल, देखें, और लड़कियां भी, मुझे याद है कि उस समय जॉर्ज फर्नांडिस साहब आए थे, तो जब लड़कियों ने भी डेमोन्स्ट्रेशन दिया उनको रॉक क्लाइंबिंग का और फ्लाइंग फॉक्स का, तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने कहा था कि ये तो बिल्कुल गुड़िया की माफिक, मतलब ये हवा में उड़ती है ये। ठीक है, तो एक बहुत फॉर्मिडेबल फोर्स है। और जहां तक डीएनए की बात कर रहा हूँ, देखो इट टेक्स जनरेशन टू इंक्रीज योर लंग कैपेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल तो सही सर। इनको, तो ये तो वही के रहने वाले हैं। और जब पैराट्रूपर है तो आप समझ सकते हैं कि इनको किस रोल में इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना बता दिया काफी है, हाँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और यही कारण है सर कि जैसे ही उनका जिक्र आ रहा है चीनी बड़े परेशान हो जा रहे हैं। आपने सर भारत तक को वक्त दिया। भारत तक के बारे में सर मैं आपको बताऊं, भारत तक एक रक्षा सुरक्षा से जुड़ा चैनल है जो हम अपने जवानों के बारे में बात करते हैं, सीमा की खबरें दिखाते हैं, कश्मीर की खबरें दिखाते हैं, और भारत और इंटरनेशनल रिलेशंस भी हम कवर करते हैं सर। आपने भारत तक को अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और कई अहम मसलों पर आपके एक्सपीरियंस के जरिए समझने की कोशिश करते रहेंगे कि भारत किस तरीके से और तेजी से आगे बढ़ सकता है और अपना कद ऊंचा कर सकता है विश्व में सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर भारत तक से जुड़ने के लिए आपका।